नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम बद्रीनाथ है और ये घटना उनके साथ में घटी थी 2001 में। बद्रीनाथ जी दिल्ली से केरल के लिए चले थे और उनके साथ में उनका साथी लड़का जिसका नाम था सत्यपाल, उनके उस सफ़र में उनका असिस्टेंट था। और जब वो केरल के सीमा में पहुंच गए थे तब उनके साथ में एक घटना घटी थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह के कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल में करीब 400 प्लस कहानियाँ डली हुई है। उन कहानियों में जा कर के उनका आनंद ज़रूर लीजिए हमारे उस चैनल पर जा कर के। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम बद्रीनाथ है। ये घटना 2001 की है। मैं उस टाइम में करीब 26-27 साल का था और मेरा जो असिस्टेंट था जिसका नाम सत्यपाल था वो करीब 20-21 साल का था। अब हम लोग दिल्ली से केरल के लिए चले थे। हम कई दिनों के सफ़र करके थक चुके थे। जब केरल के सीमा में प्रवेश कर गए थे तो रात के करीब 11 बज रहा था और नींद के मारे हमारी बुरी हालत हो चुकी थी। और ऐसी ही हालत हमारे असिस्टेंट का था, वो भी लग रहा था कि नींद से बेहाल है। सफ़र के थकान ने हमें तोड़ करके रख दिया था। अब हम दोनों सोचने लगे थे, आपस में बात करने लगे थे कि हम तो अब केरल में पहुंच ही गए हैं और जो हमारा मंजिल था अब उस जगह से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर था। और सुबह भी हम निकलते करीब 5 बजे भी ना तो मज़े से उस स्थान पर पहुंच सकते थे। जो ऑफिस का टाइम होता उससे पहले हम लोग पहुंच जाते ट्रक लेकर के। लेकिन रुकने का समस्या था कि इस अनजान जगह पर कहाँ हम लोग रुके, कहाँ पर सोया जाए। और मुझे ख्याल आया ढाबा का, क्योंकि ढाबा पर ही इस तरह का सुविधा मिलती है, खाट भी मिल जाती है और सोने का प्रबंध भी होता है। अब हम ढाबे की तलाश करने लगे थे। ऐसे तो कई ढाबा मिला जो हमारे मतलब का नहीं था, उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब करीब 11:30 पौने 12 के आसपास का टाइम हो गया था और नींद से हम दोनों का बहुत बुरा हाल था। और एक ढाबा फिर दिखाई दिया। अब उस ढाबा पर हम ट्रक रोके तो जैसे ही ट्रक रोक करके हम नीचे उतरने लगे तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो ढाबा के मालिक था वो अपना सामान समेट रहा था। हालांकि ढाबा तो रात भर खुला रहता है, लेकिन ये अपना सामान जल्दी जल्दी समेट रहा था, ना जाने क्यों। एक तो भाषा की समस्या थी, लेकिन वो थोड़ा हिंदी जानकार था, क्योंकि ट्रक वाले आते रहते हैं जाते रहते हैं तो भाषा तो कुछ सीख ही गया था। वो कहने लगा कि बाबू, मेरा होटल बंद हो चुका है और आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं सुबह में आऊँगा। मैंने बोला कि देखिए, अगर आपके पास में खाना नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन हमें सिर्फ सोना है, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पर? लेकिन वो
जवाब नहीं दे रहा था। वो जल्दी में था और अपने सारे सामान अंदर करके आखिरकार उसने मेन गेट पर ताला मारा और अपनी बाइक पर आकर के बैठ गया। मैं पूछने लगा कि भाई, हम लोग यहाँ पर सो सकते हैं क्या? लेकिन वो हमारी तरफ घूर कर देखा और बिना कुछ बोले हुए अपने बाइक स्टार्ट किया और चल पड़ा। शायद उसको हमारी बात समझ में नहीं आई थी कि हम कहना क्या चाहते थे। वो ज़्यादा हिंदी तो जानकार नहीं था हिंदी का, इसलिए हो सकता है कि वो समझ ना पाया हो। अब वो तो चला गया, लेकिन उसके होटल के आगे ऊपर में एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी से आसपास में उजाला फैला हुआ था। और उसके होटल के सामने में एक चबूतरा सा बना हुआ था। अब नींद तो आ रही थी, थकावट हम लोग पर छाया हुआ था, नींद का खुमार। अब हमने फैसला कर लिया कि हम लोग इसी चबूतरे पर सो जाते हैं और फिर सुबह 5 बजे उठेंगे और फिर अपने मंजिल की तरफ निकल पड़ेंगे। दरी वरी बिछा करके हम उस चबूतरे पर जा लेटे। अब 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था। थकावट में तो हम दोनों थे। सबसे पहले तो हमारा साथी लड़का सत्यपाल सो गया और फिर मुझे भी अब नींद आ चुकी थी। ना जाने हम कितनी देर तक सोते रहे थे और अचानक कुछ खटपट होने लगी, शोर होने लगा। कुछ लगा कि पेड़ का कुछ गिर रहा हो, कुछ ऐसी आवाज़ आने लगी। मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि मेरा जो साथी लड़का मेरे बगल में सो रहा था वो तो बिस्तर पर है ही नहीं। मैं सोचा कि शायद बाथरूम वगैरह गया होगा और मैं हर तरफ देखने लगा। वो लड़का मुझे एक नारियल के पेड़ के पास में खड़ा हुआ और ऊपर की तरफ देख रहा था, जैसे वो नारियल के पेड़ पर चढ़ने का कोशिश करने का सोच रहा हो। मैं देख करके हैरान था कि ये तो नींद में थका हुआ था और ये तो हमारे पास में लेटा हुआ था। आखिर उस नारियल के पेड़ पर क्या करने के लिए ये चढ़ने जा रहा है? क्या नारियल तोड़ेगा इतनी रात को? मैं आवाज़ लगाया, अरे सत्यपाल, तू वहाँ पर क्या कर रहा है? आकर यहाँ पर सो जा, वहाँ क्या कर रहा है? लेकिन वो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। मैं अब अपने बिस्तर से उठ गया ताकि उसको वहाँ से लेके आऊँ। आखिर जिम्मेदारी तो मेरी थी। अब मैं उस तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वहाँ नज़दीक पहुँचा तो मैंने देखा कि एक दूसरा नारियल के पेड़ के पीछे एक 20-21 साल की जवान लड़की, दुबली पतली सी, खड़ी दिखाई दी सफ़ेद कपड़ों में। अब आधी रात के वक्त में उस लड़की को इस जगह पर खड़ा देख करके मैं भी हैरान था, क्योंकि ढाबा तो बंद हो चुका था और आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी। हाँ, मेन रोड पर हम ज़रूर थे, लेकिन इस टाइम मेन रोड पर कोई गाड़ी भी चलती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो आखिर ये लड़की कौन है और ये मेरा साथी लड़का इस नारियल के पेड़ पर क्यों चढ़ने की कोशिश करने जा रहा है? मैंने लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक मुझे अपने दोस्त को वहाँ से खींच करके लाना था, जो मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। ना जाने क्या हो गया था उसको, कहीं वो नींद में चलने की बीमारी तो नहीं थी, मुझे ऐसा ही लगा। अब मैं उसके पास पहुँच गया। जब पहुँचा तो वो पेड़ पर टंगा हुआ नजर आया। नारियल के पेड़ पर हर कोई चढ़ नहीं पाता है, कोई आम पेड़ तो होता नहीं है। उसके चढ़ने के लिए तरकीब चाहिए, कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी चाहिए। लेकिन वो तो जैसे नॉर्मल पेड़ के ऊपर जैसे चढ़ा जाता है वैसे ही वो चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो 4-5 फीट के ऊपर चढ़ भी चुका था और फिर ऊपर की तरफ देखे जा रहा था। मैंने डांटते हुए कहा, सत्यपाल, पागल हो गया क्या तू? तेरे को नींद की बीमारी है क्या चलने की? अब मैं उसको पैर पकड़ करके नीचे खींचने की कोशिश करने लगा और जैसे ही मैं नीचे खींचने की कोशिश करने लगा, वो लड़की जो दूसरे नारियल पेड़ के पास में खड़ी थी और अचानक उस जगह पर आ गई मेरे पास में।
और वहाँ की लोकल भाषा में वो तेज आवाज़ में चिल्लाई। और फिर मुझे वो अपने हाथों से एक तेज धक्का दिया। वो दुबली पतली सी लड़की के शरीर में इतनी बड़ा ताकत कहाँ से आ गई जो मुझे हष्टपुष्ट नौजवान को धक्का दे दिया और मैं दूर जा गिरा। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया और मैं जल्दी से उठा और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। और जैसे ही मैं नज़दीक पहुंचा तो मैं देख रहा हूं क्या कि वो लड़की उसी पेड़ के पास में खड़ी है और उस जो हमारा साथी है उसको अपनी भाषा में न जाने क्या क्या चीख चीख करके बोल रही है। मैं जब नज़दीक आया कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, कौन है ये लड़की। अब मेरा साथी तो वो भाषा जानता नहीं, तो उसको भाषा का ज्ञान क्या होगा, कौन है लड़की, अब मुझे क्यों ये धक्का दिया। गुस्सा तो मेरे अंदर भरा हुआ था। अब कुछ ही कदम मैं आगे बढ़ा था और तभी वो मेरी तरफ पलट करके देखी। और जैसे ही मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। इतना भयानक चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। वो तो एक चुड़ैल थी जो एक साधारण लड़की के रूप में मुझे पहले दिखाई दिया था। उसके तो एकदम चेहरा दिखने लायक तक नहीं था, इतनी बदसूरत चेहरा था उसका। काला काला चेहरा, दांत निकले हुए बाहर, आंखें अंदर धसी हुई। अब उसके नाखून बड़े बड़े से दिखाई दे रहे थे, लेकिन कपड़ा अभी भी वही था। सफ़ेद कपड़ा जो पहन रखी थी वही था। अब मैं तो देखते ही अब पहचान गया कि अरे हम तो किसी चुड़ैल के जाल में फंस गए का था उसको देख करके। और वो जो लड़का था अभी भी उस पेड़ पर चिपका हुआ था और ऊपर की तरफ अभी भी देखे जा रहा था, जैसे वो अपनी होश में बिल्कुल ना हो। मैं अब पूरा दृश्य देख करके घबरा गया था, डर गया था। अब मुझे समझते देर नहीं लगेगी कि मेरा साथी के जान खतरे में है। अब मैं चिल्लाने लगा अपने लड़के का नाम ले करके कि भाई भाई जल्दी से वहाँ से भाग, होश में आ जा तू, ये लड़की नहीं राक्षस है। मैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन वो अभी भी मेरी तरफ नहीं देख रहा था। अभी भी उसका जो सर उठा हुआ था नारियल के पेड़ के ऊपर ही देख रहा था। अब मेरे पास में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, सत्यपाल की जान कैसे बचाऊं और अपनी जान भी कैसे बचाऊं। वैसे मुझे याद था कि मैं एक देहरादून गया था तो एक बाबा से मिला था और बाबा ने मुझे एक गंगा जल का शीशी दिया था, बोतल दिया था। वो कह रहे थे कि देखो तुम लोग तो ट्रक चलाते रहते हो, इस हर जगह घूमते रहते हो, और ये बोतल अपने पास में रखना बेटा, इसमें गंगा जल है, पवित्र गंगा जल। कभी तुम्हें भूत प्रेत का ऐसा साया नज़र आए तो इसका तुम उपयोग कर सकते हो। ये तुम्हारे पास रहेगा तो तुम लोग किसी भूत प्रेत के साया के चक्कर में नहीं आ सकते। हाँ, कोई साया तुम्हारे पास में आने की कोशिश करेगा तो इसमें से थोड़ा सा जल निकालना और उसके ऊपर छिड़क देना, वो भाग जाएगा। और वो बोतल तो मेरे पास सालों से पड़ी थी, कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन अब इस घटना के कारण मुझे उस बोतल का याद आ गया था। अब मैं दौड़ा सीधा अपने ट्रक की तरफ ताकि वो बोतल लेकर के जल्दी से उतरूं और उस चुड़ैल के ऊपर में वो पवित्र गंगा जल छिड़कूं जो बाबा ने सिद्ध करके मुझे दिया था। अब मैं बोतल ढूंढने में थोड़ा टाइम तो ज़रूर लग गया, क्योंकि जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है। अब मैं जब बोतल मिल गया और ट्रक से उतरा तो क्या देख रहा हूँ कि वो जो लड़का है हमारा पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो तो ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसके ऊपर में वो चुड़ैल सवार है उसके छाती पर।
और लड़का मेरा बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है, जैसे लग रहा था कि उस चुड़ैल ने उसको मार दिया हो। और वो चुड़ैल कभी रो रही थी और कभी जोर जोर से हंस रही थी भारी आवाज में। और सही मायने में मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसके नज़दीक जाऊं। वो ऐसे ही रो रही थी इतनी भयानक आवाज़ में कि मेरा अंदर का रूह तक कांप गया था वो सब देख करके। और हंस भी रही थी तो बहुत ही भयानक उसकी हंसी थी। एक तो भारी आवाज़ बहुत था उसका। लेकिन मैं अपने साथी को, उस लड़के को, सत्यपाल को ऐसे तो मैं छोड़ नहीं सकता था। मैं भी अब भगवान को याद करने लगा, बजरंग बली को याद करने लगा। हे बजरंग बली, अब हमारी रक्षा कीजिए। हमारा साथी लड़का देखिए, उसका बुरा हाल हुआ पड़ा है, न जाने वो जिंदा है या मर चुका है। और बजरंग बली का नाम लेकर के मैं आगे बढ़ चुका, क्योंकि नाम लेते ही अंदर में कुछ शक्ति का एहसास हुआ था। मैं जब आगे बढ़ा, कुछ ही कदम रह गया था जहाँ पर वो चुड़ैल मेरे साथी लड़के के सीने पर सवार बैठी थी, और तभी वो मेरी तरफ मुड़ गई और अपनी भाषा में मुझे ला 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 करके डराने लगी, धमकाने लगी। वो हाथ का इशारा करने लगे कि तुम दूर चले जाओ अपनी भाषा में, जो मुझे नहीं आता था। लेकिन इतना तो मैं ज़रूर समझ रहा था कि वो मुझे यहाँ से भागने के लिए कह रही है। लेकिन मैं अपने साथी को इस हालत में छोड़ करके मैं कैसे जा सकता था। अब मैं अपने प्योर हिंदी में उसको बोलने लगा कि तुम मेरे साथी को छोड़ दो, तुम मेरे साथी को छोड़ दो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं, वही बात अपनी भाषा में ना जाने क्या क्या बोल रही थी और उंगली का इशारा ट्रक की तरफ कर रही थी, ताकि तुम ट्रक ले जाओ और यहाँ से चले जाओ, इस लड़के को यहाँ छोड़ दो। अब मैं उस बोतल को खोल चुका था। अब बोतल से कुछ जल निकाला मैंने अपने हाथों में, दाहिने हाथ में, और वो जल मैंने दूर से ही उस चुड़ैल के ऊपर में फेंक दिया। हाँ, कुछ जल तो ज़रूर बाहर गिरा, लेकिन कुछ छींटे जल के जो थे उसके शरीर पर ज़रूर पड़े थे। तभी तो वो उछल गई थी मेरे साथी के ऊपर से और अलग ज़मीन पर गिर करके जैसे उसको बिजली का करंट लगा हो, इस तरह से वो छटपटाने लगी थी। फिर वो तेज़ी से उठ करके खड़ी हो गई और मेरी तरफ वो खूंखार नज़रों से लाल लाल आँख किए हुए आगे की तरफ बढ़ गई, जैसे वो मुझे अब फाड़ चीर के रख देगी, मुझे मौत के घाट उतार देगी। अभी भी बोतल का ढक्कन खुला हुआ था और मैंने जल्दी से थोड़ा सा गंगा जल निकाला और जैसे ही वो नज़दीक मेरे पहुंचने लगी, मैं गंगा जल उसके ऊपर में छिड़क दिया। इस बार भी वही हुआ, जैसे ही गंगा जल उस पर पड़ा, इस बार तो कुछ ज़्यादा ही पड़ा था और वो दूर जाकर गिरी और गिरते ही छटपटाने लगी, जैसे उसके शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो या उसे तेज झटका लग रहा हो। और फिर वो उठी और तेज कदमों से अंधेरे साइड में जो नारियल का पेड़ लगे हुए थे उधर की तरफ भाग गए। अब मैं खामोश वहाँ पर खड़ा रहा, शरीर दर्द से कांप रहा था। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने साथी के पास चला जाऊं। कुछ मिनट तो ऐसे ही मैं खड़ा रहा था। अब वो चुड़ैल कहीं भी नज़र मेरे को नहीं आ रही थी। अब मैं हिम्मत करके अपने साथी के पास पहुंचा तो देखा कि वो सिर्फ बेहोश है, सांस चल रही थी उसकी। और वही गंगा जल मैंने उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर, उसके मुंह में भी टपकाया। अब फिर मैं उसको होश में लाने लगा। हाँ, कुछ देर के बाद में उसे होश आ गया था और जैसे ही होश में आया, हम उसको लेकर ट्रक की ओर भागे। वो बेहद डरा हुआ था, कुछ भी बोल नहीं रहा था, बस मेरी तरफ देख रहा था और आसपास देख रहा था। अब हम ट्रक में सवार हो चुके थे और उस जगह से हम ट्रक को आगे की तरफ दौड़ा दिए।
जब उस जगह से हम काफ़ी दूर निकल आए, मैं अपने उस लड़के से पूछने लगा कि अरे सत्यपाल, तो सच सच बताना, तू तो मेरे सत्यपाल सच सच बताना, तू तो मेरे बगल में सोया हुआ था, तो उस नारियल के पेड़ पर कैसे चल चल गया, और वो लड़की तुझे कहाँ मिल गई? वो बेहद डरा हुआ था और डरते डरते वो बताने लगा कि उस्ताद, मैं तो गहरी नींद में था, मैं सपनों में खोया हुआ था, मैं तो अपने शहर में था और मैं अपने छत पर सोया हुआ था, गर्मी के दिन थे, सपने में मैं था और एक लड़की जिसे मैं प्यार करता था वो मेरी छत पर आ गई। मैं उसको चाहता था, वो भी मुझे चाहती थी। अब मेरे पास आकर के वो लेट गई। मैंने उसको कहने लगा कि देखो छत का मामला है, कोई देख लेगा, तो कहने लगी कि नहीं नहीं कोई नहीं देख रहा है। वो मेरे साथ बिल्कुल कहा जाए तो फिजिकल होने की कोशिश करने लगी और उसके बाद मुझे होश नहीं था। हाँ, कुछ देर के बाद जब मैं होश में आया, सपने में मेरे साथ ही सब चल रहा था। नींद से मैं जागा जैसे सपने में भी, तो मैं देखा कि एक बगीचे में हम खड़े हैं, वो लड़की मेरे साथ भी खड़ी है और एक पेड़ की तरफ इशारा कर रही थी जिसमें एक खूबसूरत फल मुझे दिखाई दे रहा था और उसको कहने लगी कि तुम तोड़ करके ले आओ। हालांकि वो पेड़ काफ़ी ऊंचा था, अब मैं पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था, लेकिन वो लड़की मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रही थी, कह रही कि नहीं वो मुझे फल चाहिए। अब मैं फिर उस पेड़ पर चढ़ने लगा था, हालांकि चढ़ते हुए बार बार मैं फिसल रहा था। अब फिर ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ, मेरी आंख बंद हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मैंने आपको अपने करीब पाया। अब मैं समझ गया था कि वो जो चुड़ैल थी एक तरह की छलावा थी और उसके साथ में उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी छलावा के रूप में, और उसके साथ में शायद फिजिकल भी हुई थी। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था जैसा वो सत्यपाल कह रहा था, और उसको वो पेड़ पे चढ़ा करके मारना चाहती थी, उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। लेकिन मेरी नींद खुल चुकी थी। इसके बाद तो आप लोग को सब पता ही है कि क्या हुआ था। उस गंगा जल की शक्ति ने हम दोनों को बचाया था, जो उस बाबा ने मुझे दिया था। अगर वो गंगा जल की बोतल मेरे पास में ना होती तो शायद मेरा वो लड़का भी ना बचता और ना मैं भी बचता। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बद्रीनाथ जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, और मेरे दूसरे चैनल पर भी ज़रूर जाइएगा, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दिया हुआ है। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं अगले दिन ऐसी ही एक कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।